हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सभी क्वेश्चंस। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले 11 सालों में इस चैप्टर से 50 प्लस क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल 2-4 क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं और रिसेंट ईयर में तो और भी क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छे से थ्योरी पढ़िएगा क्योंकि कभी भी इससे कोई भी क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है। In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. ये दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी गलत है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से। अ हाइपोथेटिकल डायatomic molecule with a bond order 0 is quite stable। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जा रहा है तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो ही कोई भी स्पीसीज स्टेबल होती है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव या फिर 0 आता है तो वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम हीलियम 2 लेकर के चल रहे हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया आपसे कि हीलियम 2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है या अनस्टेबल है, तो कैसे निकालोगे? कि सबसे पहले इसका तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो हीलियम 2 है तो इसमें कितना है? एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हीलियम है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका अगर तुम फिल करोगे तो कितने आएंगे? 1s2 2s2 होगा। इसका अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो ऐसे आएंगे। ये सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, ये सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। ये होगा। और यहाँ पे देखो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, नीचे वाला जो होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0। अब बॉन्ड ऑर्डर हीलियम 2 का 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है या फिर हीलियम 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये क्या बोला है कि हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, गलत ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बी हो सकता है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट, ये भी हो सकता है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लो। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि जैसे कि मान लो कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल के बीच कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता गया मतलब बॉन्ड भी बढ़ते गए, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा, 2 एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उसे बॉन्ड लेंथ उसकी छोटी होती जाएगी। इसीलिए ये भी स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज bond length increases. No, as bond order increases the bond length
डिक्रीजेज, यहाँ अगर डिक्रीज होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप गिवन है। देखो, पहला मॉलिक्यूल हमारा गिवन है XeO3। इसका अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, XeO3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या होता है, हाँ, सबसे पहले जेनॉन में देखेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो जेनॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं, प्लस मोनो एटॉमिक तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और ये ऑक्सीजन तो डायटोमिक होता है, तो इसको नहीं लेते हैं, तो 0 हो जाएगा। तो उसके बाद चार्ज भी इस पे नहीं है, तो चार्ज भी 0 हो गया। डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 4। 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हम बनाने की कोशिश करते हैं, और एक लोन पेयर हमारे पास ऐसे बच जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल है, बट ये शेप जो है ये पिरामिडल होगी। नेक्स्ट है XeF2। इसका अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 8 प्लस मोनो एटॉमिक एटम 2 हैं, तो 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 10/2, आ गया 5। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। sp3d, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा sp3d का, तो वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सबसे पहले XeF2, और इसके लिए शेप क्या होगी, लीनियर शेप होगी। यहाँ पे लोन पेयर बच जा रहे हैं, तो ये एक लीनियर शेप हो गया। नेक्स्ट है XeOF4। हाइब्रिडाइजेशन निकालो। Xe का 8 प्लस ऑक्सीजन का तो लेंगे नहीं, और फ्लोरीन का 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 6। 6 के लिए होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसके लिए शेप अगर बनाओ तो ये आएगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसे बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पे पहले फ्लोरीन से स्क्वायर में बना लेंगे, और ऑक्सीजन को एबव द प्लेन बनाएंगे, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है XeF6। सब जानते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका शेप होता है कैसे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सेम तरीके से sp3d2 आएगा, और शेप इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैच कर लो, XeO3 sp3 हाइब्रिडाइज पिरामिडल, XeF2 लीनियर और sp3d हाइब्रिडाइज, XeO4 OF4 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, और XeF6, सॉरी ये जो होगा sp3d2 ही होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा, डी का 3rd हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। यहाँ पे ऑर्डर गिवन है और उसके बगल में उसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले है डाइपोल मूवमेंट। अब यहाँ पे तुम्हें पता करना है वाटर, अमोनिया और CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, इसका ऑर्डर सही गिवन है कि नहीं। तो जैसे कि वाटर का हम पहले शेप बना लेते हैं, वी शेप होता है, अमोनिया का पिरामिडल, और CHCl3 का टेट्राहेड्रल। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इंडिकेट करता है
कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ होंगे। इस बॉन्ड के भी और इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ कंसंट्रेट होंगे। इसी तरीके से अमोनिया में भी जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे इन सब बॉन्ड के, वो नाइट्रोजन की तरफ कंसंट्रेट होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ होंगे। इन तीनों में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ कंसंट्रेट होंगे, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सबसे कम यहाँ पे क्लोरीन की होती है। और यहाँ पे साथ में इन दोनों के पास लोन पेयर भी होता है, ऊपर की तरफ रहती है, इसीलिए ये डाइपोल मोमेंट का एक करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में लोन पेयर सबसे ज्यादा किसमें है? पहला स्ट्रक्चर है XeF4 का। XeF4 4 बॉन्ड बन गए हैं, 4 बॉन्ड अभी भी जेनॉन बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। नेक्स्ट है XeO3। 6 बॉन्ड बना चुका है, 1 लोन पेयर इसके पास है। और ऐसे ही है XeF2, इसके पास 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड बनाया है और 3 लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि जेनॉन 8 बॉन्ड ही बना सकता है। 1 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर XeF2 के पास है। और यहाँ पे ऑर्डर तो गलत गिवन है, इसलिए कि गलत हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का है, अब देखो बॉन्ड लेंथ उसी की ज्यादा होगी जिसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, और एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है बोरान का, फिर कार्बन का, नाइट्रोजन का और देन ऑक्सीजन का। क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाती है और रेडियस की वैल्यू घटती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा रेडियस बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा। सबसे कम ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा दी हुई है, इसीलिए ये तो गलत हो जाएगा। इसमें कार्बन का ज्यादा होना चाहिए था और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होना चाहिए था, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। फिर है N2O2H2 बॉन्ड एंथैल्पी पूछा हुआ है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है कि 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही बॉन्ड एंथैल्पी होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको भी ब्रेक करना मुश्किल है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर सही है कि सबसे ज्यादा N2 की होगी, फिर O2 की, फिर H2 की। तो A और D इज द करेक्ट ऑप्शन। A और D ओनली, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू? कि किसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है? अगर देखो अपोजिट साइड डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है तो वो कैंसिल होकर के जीरो हो जाता है। अगर एक ही साइड डाइपोल मोमेंट है तो वो कैंसिल नहीं होता है और उसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है। अब हमें सभी स्ट्रक्चर में देखना और पता करना है कि किसमें नॉन जीरो है। सबसे पहले लेते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, पहले तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऊपर की तरफ होगी, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आता है ऐसे। तो ऊपर और नीचे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सेम हो जाती है और इसीलिए इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है।
म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, जो कि एक जीरो डाइपोल मोमेंट को ही डिनोट करता है। नेक्स्ट है BF3, जो कि ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखोगे तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और इन दोनों का रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो बचा हमारा HI। HI एक आयनिक स्पीसीज होता है। आयनिक इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट तो जरूर होगा, और ये इसमें डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 0 ही है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 18th ग्रुप का है, तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू रखता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तीनों नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म। अब देखो जैसा सॉल्वेंट होता है उसी प्रकार के वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करता है, पोलर डिसॉल्व पोलर। और अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। तो अब क्लोरोफॉर्म के बारे में हम देखते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CCl4। इसको देख करके लगेगा कि इसके पास तो हाइड्रोजन है, मतलब ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ना ही ये पोलर है ना ही ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। आप पूछोगे कि क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकल नहीं सकता है, इसीलिए ये प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। प्रोटिक सॉल्वेंट वही सॉल्वेंट होता है कि जिसका हाइड्रोजन वाटर में डालने के बाद निकल सके। हाँ, जैसे कि अगर H2O है तो ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे? क्योंकि ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे CCl3 निगेटिव और H पॉजिटिव में ये ब्रेक नहीं हो पाता, इसलिए एक ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। और सेकंड है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये पोलर न हो करके एक मॉडरेटली पोलर बोलो या फिर इसको नॉन पोलर भी बोल दिया जाता है। तो ऐसे सॉल्यूट जो कि नॉन पोलर होते हैं वो क्लोरोफॉर्म में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले पोलैरिटी चेक करेंगे, तो सबसे ज्यादा पोलर यहाँ पे NaCl होता है क्योंकि ये एक आयनिक स्पीसीज है। देन CH3OH और देन CH3CN, फिर साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब होगा कि साइक्लोहेक्सेन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्लोरोफॉर्म में सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। तो PCl5 का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे होते हैं और 2 क्लोरीन एक्सियल पे होते हैं। ये होता है PCl5 का स्ट्रक्चर। लिखा है PCl5 possess 2 different Cl-PCl bond angles। ये एकदम सही बात है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, और जो ये ऊपर और नीचे एक्सियल बॉन्ड है इसमें ये 90 डिग्री का बॉन्ड होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ऑल 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल तो नहीं है, 2 एक्सियल हैं और 3 इक्वेटोरियल हैं। PCl5 exhibit
sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ये भी सही है। PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि ये 5 PCl सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यही एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट 1 गिवन है और लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स गिवन है और लिस्ट 2 में उनकी बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है। अब देखो, हमें यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंथैल्पी याद नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पे कंपेयर करना है। तो हम मॉलिक्यूल्स में देख लेंगे कि ऑर्डर क्या है बॉन्ड एंथैल्पीज का, उसके बाद उनकी बॉन्ड एंथैल्पी हम ऑप्शंस में मैच कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी होगी नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी इन सब चारों में से सबसे ज्यादा होगी। देन ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और देन हाइड्रोजन की, क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और HCl में आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब कि इसके लिए सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी। तो सबसे कम इसमें कितना है, 431 सबसे कम है, तो ए का हो जाएगा 4। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि 946। फिर हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का 435 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर पे आ जाएगा ऑक्सीजन जो कि है 498। ऑप्शन मैच कर लो, ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ हो सकता है, ए का फोर्थ है, ए का बी का होगा थर्ड, बी का थर्ड गिवन है, ये नहीं होगा। फिर सी का 1, तो सी का 1 इसमें गिवन है, तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। फर्स्ट में मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो देखो, इथेन में होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कार्बन मॉलिक्यूल मतलब C2 डबल बॉन्ड कार्बन, इथाइन में C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर होता है। अब देख लो, पूछा हुआ है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फिर 2 कार्बन एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 सिग्मा 1 पाई। फिर C2 में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये कार्बन के बीच में दोनों पाई बॉन्ड होता है, तो 2 पाई बॉन्ड्स, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का फर्स्ट गिवन है, ए का थर्ड होना चाहिए, तो ए का थर्ड ये इसमें गिवन है और इसमें गिवन है। फिर उसके बाद बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फोर्थ गिवन है, बी का फोर्थ गिवन, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, हाँ सॉरी, बी का फोर्थ होना चाहिए और डी का 1 होना चाहिए। तो सी का 1 नहीं होगा, डी का 1 और सी का सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, the boiling point of hydrides of group 16 element follow the order H2O, H2TE, H2SC, H2S। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर गिवन है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि साइज भी बढ़ती चली जा रही है। साइज बढ़ रही है तो वॉन्डरवॉल फोर्स जो होगा इनके बीच का, ये भी बढ़ता चला जा रहा है, और अगर वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास सबसे कम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, उसके बाद H2SC, H2S, फिर H2SC, फिर H2TE का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ और भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो कि और वॉन्डरवॉल फोर्स पे डोमिनेट कर जाता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रुप में सबसे ज्यादा हो जाता है। तो वाटर का देखो सबसे ज्यादा, उसके बाद टेलेरियम H2Te, H2SC, H2S। यही स्टेटमेंट सेकंड में गिवन है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have the lower boiling point than the other members of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding, H2O has the higher boiling point। आई होप समझ में आया होगा। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू सेकंड आर ट्रू। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है। तो इंट्रामोलिकुलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे एक ही मॉलिक्यूल में ही आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा किसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊपर निगेटिव चार्ज, तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए में प्रेजेंट है। क्या बी में है? नहीं, बी में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बी में हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसे ही सी में यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट हो पाएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है कि अगर इसी की जैसे एक और कंपाउंड प्रेजेंट हो तो वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गिवन है, BrF5 गिवन है, XeF4 एंड SF6 गिवन है। इसका शेप या ज्योमेट्री पूछा हुआ है। सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया, अब इसका देखो, इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 प्लस मोनो एटॉमिक, यहाँ पे 3 एटम है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 4। 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। अब sp3 हाइब्रिडाइज का जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये तीनों हाइड्रोजन, तो इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है BrF5। BrF5 में ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनो एटॉमिक है 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 6, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। शेप अगर बनाओगे तो आज देखो BrF5, यहाँ पे 5 फ्लोरीन को लगाते हैं, इससे क्या बन गया? एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और अभी एक फ्लोरीन बचा हुआ है तो उसको भी हम पुट करते हैं, तो इससे क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है XeF4। जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 प्लस मोनो एटॉमिक एटम की संख्या 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 6। अगेन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 से शेप कैसे पता करेंगे? ड्रॉ करते हैं। XeF4 स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री आएगी, और इसके पास अभी 2 लोन पेयर बच रहे हैं जो कि इस तरीके से आ जाएंगे, पर यहाँ पे इसका शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है हमारे पास SF6। SF6 के लिए देखो तो सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 प्लस मोनो एटॉमिक एटम 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 6। अगेन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो है शेप हो जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल, ए जा रहा है 1 के साथ, तो ये कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा, सी भी कट हो जाएगा और डी भी। तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट ऑप्शन, पहले ही से हमें पता चल गया। लेकिन देख लेते हैं BRF5 स्क्वायर पिरामिडल और XZF4 सेकंड दिया है स्क्वायर प्लानर और SF6 दिया है थर्ड वाला ऑक्टाहेड्रल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। अब देखो सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, O3 होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और अभी थर्ड वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं पूरी हुई ना, तो इसके लिए इस पे निगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। तो देखो कैसे बनता है, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन निगेटिव, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया। इसके अलावा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन की नहीं बन सकती। तो इससे क्या पता चलता है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ओजोन। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अभी हमने देखा कि BF3 का डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट फॉर NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। नहीं, ये गलत चीज होती है। देखो कैसे, दोनों का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, बस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया। यहाँ पे फ्लोरीन लगा देंगे। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की साइड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड ही कंसंट्रेट हुए हैं। पर NF3 में क्या है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की साइड आ जाएगी और इस और लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो इससे क्या होगा कि NH3 में एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, लेकिन NF3 में डिवाइड हो जा रही है। इसीलिए NH3 में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपेयर टू NF3। तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 कोनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2 नेगेटिव आयन। कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होता है, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी दे देता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब हमें CO3 2 नेगेटिव के लिए देखते हैं कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। पहले ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। कार्बन और इसके साथ 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब पहला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस वाले ऑक्सीजन पे लग जाए और इस वाले पे डबल बॉन्ड आ जाए। तो देखो कार्बन निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इस साइड आया और इधर अभी भी निगेटिव चार्ज है। और नेक्स्ट क्या बन सकता है कि इस वाले में डबल बॉन्ड आ जाए और इधर भी निगेटिव चार्ज आ जाए। तो हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि हम डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करा रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड है और अलग अलग ऑक्सीजन पे लगा करके देख रहे हैं, और यही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं CO3 2 नेगेटिव के लिए। इसके अलावा क्या और कोई बन सकता है, खुद ही देखो सोच करके। नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये एक करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि CO3 2 नेगेटिव के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर मॉलिक्यूल्स अमोनिया, H2S, CH4 एंड HF। ये भी एक डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन है। हमने डाइपोल मोमेंट से कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना कि क्या होगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे कि जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा उसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतना ज्यादा होगी। जैसे पोलर मॉलिक्यूल, जो सबसे नॉन पोलर होगा उसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे कम होगी। अब पोलर क्या होगा कि जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, और नॉन पोलर की जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम होगा।
जैसे कि ये HF है, यहाँ पे हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 के लगभग होती है और फ्लोरीन की तो ज्यादा होती है, 4 के लगभग। तो इसमें 4 का डिफरेंस है, मतलब ये आयनिक स्पीसीज है और इसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो इससे आप देख लो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमने पहले भी बता दिया है आपको कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे आयंस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। सेम कहने का मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम प्लस। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और प्लस साइन का मतलब कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Cl माइनस, Cl का होता है 17 और उसमें एक निगेटिव हो गया मतलब 18। पहले ही ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि पहले वाले में तो 10 है, दूसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है N2O N2O4। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, तो ये एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो होगा नहीं। जब ऑक्सीजन बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे NO प्लस है और NO है। अगर NO प्लस में मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो फिर ये NO के बराबर कैसे इसमें स्पीसीज हो सकते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो ये भी एक गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है सोडियम प्लस, मतलब यहाँ पे अगेन 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम प्लस 2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, प्लस 2 हो गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 8 होता है और निगेटिव लग गया मतलब कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगेन ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है क्योंकि इन दोनों में 10 है, ऑक्सीजन में 9 हो गए हैं, तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम प्लस 2। कैल्शियम प्लस 2 में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कैल्शियम प्लस में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और प्लस 2 है मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन का तो एटॉमिक नंबर ही 18 होता है। फिर के प्लस, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही Cl माइनस मतलब Cn का एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक निगेटिव लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, आ गया 18। ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बराबर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। देखो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। मान लो कि हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा, मान लो इसका साइन ए है, ये साइन बी है। जब ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके से फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट है आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। सेकंड है इन द फेज। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एडिशन है वो आउट ऑफ फेज हो रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये होगा साइन ए माइनस साइन बी। और अगर ये इन फेज हो रहा है तो इसको बोलेंगे साइन ए प्लस साइन बी और इसको बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एक नोड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक नोड का फॉर्मेशन हो गया और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर की साइड और नीचे की साइड हो जाती है, एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड निगेटिव, और जिससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसको सिग्मा स्टार भी तुम बोल सकते हो। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसकी वजह से
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और ये पहले से और भी बड़ा साइज में बनता है। इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो देख लो, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। हमसे पूछा है इनकरेक्ट। देखो अगला, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स रेनफोर्स ईच अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉन्डिंग में एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं, जिससे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। तो स्टेटमेंट बी भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है डी वाला, पहले देख लेते हैं। अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मान लो कि हमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? साइड वाइज ओवरलैप से। मान लो यहां से हम एक पी एक्स ऑर्बिटल लिए और यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल लिए। तो अब देखो, इन दोनों के ओवरलैप करवाएं हम और इससे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर की साइड है या फिर नीचे की साइड है। यही बोल रहा है कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड द बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अबव या तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी या बिलो होगी। तो डी ऑप्शन भी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सी में देखो क्या गिवन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल obtained from 2px 2py orbitals are symmetrical around the bond axis are symmetrical around the bond axis। ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो बॉन्ड एक्सिस ये है, इसके सिमेट्रिकल क्या है? इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा एक गलत स्टेटमेंट है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी ही इज द इनकरेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हमें बताना है कि कौन सा सही या फिर गलत है। Hydrated chlorides and bromides of calcium, strontium, barium on heating undergoes hydrolysis. Next है hydrated chlorides, bromides of beryllium, magnesium on heating undergoes dehydration. अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि दो स्टेटमेंट गिवन है और उसमें दो टर्म्स हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस और दूसरा है डिहाइड्रेशन। अंतर क्या होता है दोनों में? देखो, यहाँ पे क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स गिवन है, हम कुछ भी मान करके चलते हैं। जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल का मान लो हम क्लोराइड लेकर के चलते हैं, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या कहता है? BeCl2 मान लो, MgCl2, कैल्शियम Cl2, स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। अब पजांस रूल से हम जो जानते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो चार्ज अपॉन साइज होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ रही है कोवेलेंट कैरेक्टर वैसे वैसे घटता चला जाएगा और आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों तो आयनिक होंगे, लेकिन बेरियम और मैग्नीशियम का ड्यू टू साइज कम है इसका, तो ये जो होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। अब देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर है इसके पास, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा और जिसके पास आयनिक कैरेक्टर होगा उसका डिहाइड्रेशन होगा। अब तुम पूछोगे कि क्यों, ऐसा क्यों है कि जिसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर है उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और जिसके पास आयनिक है उसका डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं?
तो देखो इसके लिए हम जैसे समझते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, है ना। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल कब बाहर निकलेगा, जब लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, कि वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ही कम होगी और आसानी से निकल जाए, तब वो डिहाइड्रेशन होगा वहां पे। जैसे कि मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, .6H2O है, इसको अगर हीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। ये एक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जितना है, 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये सब का सब बाहर निकल गया। इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी है। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है, लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी। इससे क्या होगा कि इजियर टू रिमूव वाटर। सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइड्रोलिसिस होता है। इसका मतलब ये है, जैसे कि कोवेलेंट का मतलब क्या है कि वहां पे साइज कम होगी। अब साइज कम होगी तो उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का वो ज्यादा लगेगा वाटर मॉलिक्यूल पे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आसानी से नहीं निकल पाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे हाइड्रोलिसिस करने पे, मतलब उसे हीट देने पे, या तो ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे या फिर एसिड फॉर्म होगा, या ये सब भी फॉर्म हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे Mgcl2.6H2O है, इसको हम हीट दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि MgO फॉर्म होगा प्लस 2HCl प्लस 5H2O। यहाँ पे पूरा वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल पाया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल को अभी भी मॉलिक्यूल में बनाए हुए है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोलिसिस में तो वाटर मॉलिक्यूल पूरा नहीं निकलता, लेकिन डिहाइड्रेशन में पूरी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा है। हाइड्रोलिसिस में क्या फॉर्म होता है कि ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है ना। तो स्टेटमेंट देख लो हमारी क्या दी हुई है कि कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है। नहीं, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम में डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर डिहाइड्रेशन रहता तो सही रहता। फिर बेरियम मैग्नीशियम में डिहाइड्रेशन दे रहा है, नहीं, बेरियम और मैग्नीशियम में हाइड्रोलिसिस होगा। तो इससे पता चलता है कि दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। among the following the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost cell is। तो देखो किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। पहला है अमोनिया। अमोनिया सब जानते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल है, शुरू से पढ़ते आए हैं कि अमोनिया अमोनिया। तो ये पढ़ते क्यों है, क्योंकि ये एक स्टेबल है, स्टेबल नहीं रहता तो इसके बारे में इतना नहीं पढ़ा जाता। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के 5, है ना, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये एक 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। नेक्स्ट है AlCl3, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया 6, मतलब ये नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। पहला तो AlCl3 हो गया। दूसरा BeCl2 के देखो, बी बेरिलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 4 हो गए, मतलब ये भी एक अनस्टेबल स्पीसीज है और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। नेक्स्ट है CCl4, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 4 क्लोरीन से जुड़ा है इज इक्वल टू 8, मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, उसके बाद PCl5 है। PCl5 देखो
इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कैसे? फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। टोटल कितना हो गया इसके पास? 10, है ना। तो अब देखो कितना है कि जिस पूछा है कि स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें तो PCl5 भी आएगा, BeCl2 आएगा और AlCl3 आएगा। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। N2 मॉलिक्यूल में आप सभी जानते हैं कि N2 नाइट्रोजन तक ही sp मिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो sp मिक्सिंग के रिजल्टेंट क्या होता है कि जो सिग्मा 2pz की एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है 2px और 2py से, है ना। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लो यहाँ पे हम बनाते हैं एमओटी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद तो आना चाहिए था यहाँ पे सिग्मा 2pz, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है सिग्मा पाई 2px और पाई 2py, क्योंकि ये इसमें sp मिक्सिंग हो जाती है जिसकी वजह से सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो हायर हो जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर हो जाएगा और यही ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक टर्म होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 14 के लिए लगता है। क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो स्टेबल होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप 13 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है 1s2 या 2s2 2p1। इसका अगर मान लो हम ऑर्बिटल में दिखाएं तो ऐसे आ गया। अब मान लो इसमें इसको बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट के फॉर्म में। तो अगर मान लो यहाँ पे हम बोरॉन की स्पीसीज लेकर के चल रहे हैं तो अगर इसको बॉन्ड फॉर्म करना है तो यहाँ पे +3 के फॉर्म में भी हो सकता है। बोरान एल्युमिनियम कुछ भी लेकर के चलो तो +3 के फॉर्म में हो सकता है, मतलब एल्युमिनियम +3 फॉर्म कर सकता है ना। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि D एंड F ब्लॉक बढ़ते चले जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा S का होता है, P का होता है, फिर D का, फिर सबसे कम F का होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स आते जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम होता चला जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। अब जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा हुआ तो जो ये एस के इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से एक्साइट करके इधर कर देना ना बॉन्ड बना करके,
एल्युमिनियम +3 फॉर्म कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो s इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड मोर टाइटली विथ न्यूक्लियस। तो ये क्या होगा कि s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने लगता है। सेम इसी तरीके से यही चीज ग्रुप 14 के लिए भी लागू होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे कि इसमें एल्युमिनियम +3 है, तो एल्युमिनियम ऊपर प्रेजेंट है ग्रुप में, तो इसका तो +3 बन जाता है। लेकिन थैलियम है, थैलियम का हम कभी +3 नहीं देखते हैं, इसका हमेशा +1 में ही स्टेबल होगा, क्योंकि जो यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल स्टेट हो जाती है। यही है कि इंडियम +3 इज मोर स्टेबल नहीं, इंडियम तो 1 में ही स्टेबल होता है, +3 तो स्टेबल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। AlCl इज मोर स्टेबल देन AlCl3। एल्युमिनियम क्या अभी देखा हमने ग्रुप में ऊपर की साइड प्रेजेंट है, मतलब इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, तो ये भी एक गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है थैलियम आयोडीन के साथ है, मतलब 1 स्टेट +1 में है, और यहाँ पे थैलियम +3 में है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये ग्रुप में नीचे की साइड प्रेजेंट है, नीचे की साइड जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही स्टेबल होती है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Intermolecular forces are force of attraction and repulsion between interacting particles that will include। अब देखो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कितने टाइप होते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, डिस्पर्जन होता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग एक इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता बल्कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से हट जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ए बी सी और ई। किसमें दिया है, इसमें नहीं है। ए बी सी ई आर करेक्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स गिवन है, लिस्ट 2 में शेप गिवन है। इस तरीके से अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, या फिर ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे टी शेप भी दिया हुआ है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगी आप लोग भी उसी तरीके से सेम तरीके से सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीसीज। तो देखो सबसे पहले है यहाँ पे अमोनियम आयन। अमोनियम आयन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे बनता है। और टेट्राहेड्रल में सभी जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और उसके बाद H2O है, H2O में 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अमोनिया में 107 डिग्री का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री का होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कितने का बॉन्ड एंगल है, 180 का, है ना। तो 180 का किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद 109 का अमोनिया में। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अमोनिया, फिर अमोनियम आयन, फिर अमोनिया एंड देन वाटर। अब देखो कैसे कंपेयर करोगी वाटर और अमोनिया का, दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये होता है अमोनिया का, यहाँ पे एक ही लोन पेयर होता है। दोनों का ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, जो 2 लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपल्सन देंगे। वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था ना, वही सेम चीज।
कि यहाँ पे लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और यहाँ पे दो लोन पेयर का रिपल्सन है, इसीलिए बॉन्ड एंगल कम होगा। और यहाँ पे एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए वाटर के कंपेयर में इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 होगा और वाटर का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। assertion रीजन का क्वेश्चन आ गया है ना। तो ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। देखो ICl जो है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड हमेशा हैलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस assertion तो सही है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड। ये रीजन भी इसका करेक्ट रीजन हो जाएगा, क्योंकि ICl जो होगा बॉन्ड वो एक वीकर बॉन्ड होता है II बॉन्ड से। तो बोथ A and R are correct and the R is the correct explanation of A. Among the following, which one will have the maximum lone pair electron repulsion? किसमें होगा? जिसमें ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसमें लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। देख लो किसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3, ये आ गया 5 डिवाइड बाई 2, आ गया 5, मतलब Cl F3 है ना। तो अब इसके पास लोन पेयर कितने बच रहे हैं? 2 लोन पेयर। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा IF5 I7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 6। अब इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे, आयोडीन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, और कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। SF4 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोएटॉमिक एटम डिवाइड बाई 10, ये आ गया 5। अब देखो इसका SF4 का बनाओ शेप क्या होगा? सीसा शेप होगा ना, और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है XeF2, और इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन किस में होगा? XeF2 में, क्योंकि इसी के पास ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जिसके पास ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसके में लोन पेयर रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है ना फर्स्ट में। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 O2 माइनस एंड O2 2 माइनस आर 2.5 2 1.5 1 रिस्पेक्टिवली। देखो O2 प्लस है, सबसे पहले O2 से स्टार्ट करते हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसको अगर फिल करोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा, ये पाई, ये पाई, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में कितना है? 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2
इक्वल टू 2 आ गया, मतलब कि O2 का तो 2 हो जाएगा, सही है, का 2 हो जाएगा, सही गिवन है। O2 प्लस मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मान दो, निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, ये इसका सही है। O2 माइनस मतलब सेम उसी तरीके से इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ले आकर के रख दो, तो अब कितना हो गया, 6 माइनस 3, है ना, तो 3/2 आ जाएगा 1.5, ये भी इसका सही हो जाएगा। और O2 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, तब 6 माइनस 4, है ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। इसी तरीके से सबका निकाल के देखोगे तो ये एक सही दिया हुआ है, सबका बॉन्ड ऑर्डर सही गिवन है। फिर C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerated pi molecular orbital, तो C2 molecule has 4 electrons, देखो कार्बन का बनाओ, कार्बन की लास्ट सेल में कितने होते हैं, लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 है तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, तो यहाँ पे पाई, सिग्मा, ये दोनों पाई स्टार, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, पे सिग्मा, और ये दोनों पाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 3। कार्बन का C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन में, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन में, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 4 इलेक्ट्रॉन को अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिट करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने बनाया, ये दोनों पाई, ये सिग्मा, ये पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए, एंटी बॉन्डिंग में 0 ऑर्बिटल, डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 2, मतलब ये दोनों पाई में ही है ना, इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन पाई में है, मतलब दोनों जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, वो दोनों पाई बॉन्ड है ना, यही है कि C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerated pi molecular orbital, सही बोल रहा है कि यहाँ पे 2 इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो C2 ये भी एक सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है H2 प्लस हैज आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी सही होगा, हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू 2, H2 का 2 हो गया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो, मतलब -1 इक्वल टू 1, तो क्या हो गया कि एक 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये H2 प्लस। नेक्स्ट है O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, अभी हमने देखा यहाँ पे O2 को देखा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो O2 प्लस हो जाएगा, मान लो हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो इसमें अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, ना कि डायमैग्नेटिक स्पीसीज, तो O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, ये एक गलत स्टेटमेंट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक, hybridization and number of electrons around the central atom respectively, हाइब्रिडाइजेशन देखो अभी हमने कितनी बार BF3 का निकाला कि sp2 होता है, sp3 नहीं होगा, sp2, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम कितना होगा 6,
2, 2 4, 2 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सेम फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तुम्हें ही करना है ये क्वेश्चन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन है और इनका ज्योमेट्री और शेप पूछा गया है। तुम्हें सॉल्व करना है और ऑप्शन देख करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। तो बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? बॉन्ड एंथैल्पी मतलब होता है कि 1 मोल मॉलिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। अब जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो कैसे डिसाइड होगी कि जैसे बॉन्ड अगर जितना ज्यादा स्ट्रांग है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। और बॉन्ड एंथैल्पी जो होगा वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो मतलब कि वो बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर जो होगा, जैसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखो, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड एंथैल्पी का। क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो जो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता चला जाएगा, है ना, साइज बढ़ती चली जाएगी। तो आयोडीन तो सबसे बड़ा है तो उसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ CH3F का होगा। इसलिए बॉन्ड जो एंथैल्पी होगी सबसे ज्यादा CH3F की होगी, क्योंकि CH3F को ब्रेक करने में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें से देख लो कौन सा है, CH3F, CH3Cl, Br, आयोडीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर पूछ रहा है। NO2 गिवन है सबसे पहले। NO2 नॉन पोलर होता है? नहीं। POCl3 नॉन पोलर कैसे हुआ? अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो होता, है ना। तो इसमें तो है नहीं, तो ऐसे नॉन पोलर नहीं हुआ। नेक्स्ट है POCl3। ये भी एक नॉन पोलर नहीं होगा, क्योंकि इसकी डाइपोल डायरेक्शन तो क्लोरीन की साइड होगी बट इसकी ऑक्सीजन की साइड होगी, तो ये भी एक नॉन पोलर स्पीसीज नहीं होगा। नेक्स्ट है CH2OH, CHO भी बोलते हैं। क्या है इसको ऑर्गेनिक में क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। तो इधर भी पोलैरिटी है इसमें, ये भी नॉन पोलर नहीं होगा। नेक्स्ट है SbF5। ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब देखो, जो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर वाली डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों की जो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इधर वाले से इधर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये एक नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जीरो पूछा हुआ है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3 जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद है हाइड्रोजन, इसका भी जीरो डाइपोल मोमेंट है। फिर है फ्लोराइड, अच्छा ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, इसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है ना, क्योंकि ये आयनिक स्पीसीज है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका भी हमने देखा कि जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। फिर 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन और 1 और 3 पोजीशन पे, मान लो 1 2 3 पोजीशन पे डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। इसका भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर कहीं रिजल्टेंट आएगा। तो इसमें क्या बोला है कि
फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा जीरो, नहीं नहीं, इसमें तो क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन का नहीं है, और किसका नहीं है, HF का नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर। अब देखो वहां पे वाटर आ गया, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ ये ऑप्शन सही है। कैसे, देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देख लिया, उसके बाद BeCl2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है, Cl, बेरिलियम, Cl, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी लीनियर ही होता है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर का इधर, दोनों कैंसिल करके म्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसे स्ट्रक्चर होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और ये डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में He2 का मैंने एग्जांपल दिया था, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है। नहीं समझ में आया होगा तो जाकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, उसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेंट 2इन 4 आइन। स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5 है ना, 2 इन मतलब यहाँ पे, और 3 4 4 आइन, ऐसे बन गया। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन भी तो होगा, 5, यहाँ भी तो एक हाइड्रोजन होगा, 6 7 8 9 10, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 10 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो मैंने पाई बॉन्ड को अलग पेन से ले लेती हूँ। पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, इधर एक पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। 10 sigma bond and 3 pi bond. Option C is the correct option. Next question देखो, the magnet and permanganate ions are tetrahedral due to। अब देखो मैग्नीशियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितना होता है, 3s2 3d6 ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। अब Mn+2 का निकालो, कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएगा, तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल आया है ना, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया और Mn+2 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां से एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा, चार, चार यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे दो बचे हुए हैं जो कि 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। तो अब इसका रीजन पढ़ो, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ p ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। पाई बॉन्डिंग में क्या है, involves overlapping of p orbital of oxygen with p orbital of manganese। नहीं, मैग्नीज का तो d ऑर्बिटल है ना, ये d है, 3d6 है, तो मैग्नीज का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है पाई बॉन्डिंग के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। नहीं, ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, कैसे, जैसे देखो ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, 2s2 2p4, क्या 2d सुना है, नहीं होता ना 2d, तो ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है।
The pi bonding involves overlap of p orbital of oxygen with d orbital of manganese. Option C is the correct option. Next question is the correct structure of tribromo octa oxide is tribromo octa oxide. ये है, कौन सा सही होगा इसमें से? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसको याद कर लेना, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पाई बॉन्ड्स थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, केवल C2 में होता है, बाकी सब में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। C2 में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये पाई में जाते हैं, इसीलिए ये दोनों पाई बॉन्ड ही होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn plus Cn minus NO and Cn, which one of these will have the highest bond order? बॉन्ड ऑर्डर किसका पूछा है कि सबसे ज्यादा होगा? तो देखो, सबसे पहले हम Cn का निकालते हैं। कार्बन के पास 2 प्लस नाइट्रोजन के पास 3, ये हो गए 5, है ना। Cn माइनस में ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 3, ऑक्सीजन के पास 4, 7 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद कौन सा बचा? Cn पॉजिटिव बचा। Cn पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन्स। देख लो सबका बना करके, ये हो जाएगा। इसमें सब में sp मिक्सिंग नहीं लेंगे, तो sp मिक्सिंग नहीं लेंगे तो Z नीचे हो जाएगा 2pz, और यहाँ पे 2px और 2py ऊपर हो जाएगा पाई बॉन्ड। अब 5 इलेक्ट्रॉन Cn में भरो पहले, 1 2 3 4 5, पांचों बॉन्डिंग में आ रहे हैं, तो 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2.5। Cn माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। कलर चेंज करके हम भरते हैं, कलर चेंज करके 1 इलेक्ट्रॉन और भर दिए, मतलब 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट है NO, NO के लिए अलग कलर ले लो, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो 6 और 1 एक्स्ट्रा भरेंगे, 7, है ना। तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 5/2, 2.5। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं Cn प्लस में, Cn प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4, इन दोनों को डिलीट करना पड़ेगा, इन दोनों को हटा दोगे, है ना। तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2। तो सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा है? 3 आ रहा है Cn निगेटिव के लिए, तो इसके लिए हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन इज। लोन पेयर पूछा हुआ है, क्लोरीन के पास कितना होगा? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास, 3 मोनोटॉमिक स्पीसीज लगी हुई है, डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ करो। ClF3, अभी यहाँ पे 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2 लोन पेयर।